प्यारे दोस्तों, परीक्षा मंथन के ऑनलाइन एकेडमी परिवार में मैं प्रशांत राय आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह निबंध है और आप शीर्षक भी देख रहे हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निबंध का महत्व। अर्थात अब हम देखेंगे कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें निबंध की क्या भूमिका है, उसमें निबंध का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग की हम बात करते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो इसका जो पहला प्रश्न पत्र होता है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग का जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है, प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है वह निबंध का होता है। और प्रथम प्रश्न पत्र में दोस्तों दो भाग में बटा हुआ होता है। प्रथम जो प्रश्न पत्र होता है वह दो सेक्शन में बटा होता है, ए सेक्शन ए और सेक्शन बी, यानी इसे खंड क आप कहते हैं और खंड ख लिखा होता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि दोस्तों सेक्शन ए अर्थात खंड क में 4 विषय दिए हुए होते हैं निबंध लिखने के लिए, खंड ख में भी 4 विषय दिए हुए होते हैं निबंध लिखने के लिए। इन 4 विषयों में सिर्फ हमें एक विषय पर ही निबंध लिखना होता है, अर्थात सेक्शन क से हमें एक निबंध लिखना होता है और सेक्शन ख से भी हमें एक निबंध लिखना होता है। अर्थात संघ लोक सेवा आयोग जब आप IAS IPS की जब परीक्षा आप दे रहे होते हैं तो इसमें आपको 2 निबंध लिखना होता है, एक खंड क से और दूसरा खंड ख से। यह जो प्रश्न पत्र होता है दोस्तों वह 3 घंटे का होता है, अर्थात आपके लिए पर्याप्त समय होता है कि 3 घंटे में आप सिर्फ 2 निबंध लिखें। और शब्द सीमा की बात की जाए तो वह 1000 शब्दों से लेकर 1200 शब्द सीमा इसकी होती है कि 1000 से 1200 शब्दों के बीच में, ध्यान दीजिएगा, शब्द सीमा निर्धारित है लगभग 1000 से 1200 शब्दों के बीच में आपको एक निबंध लिखना होता है। अर्थात पूरे परीक्षा में 3 घंटे में आपको 2000 से 2400 के बीच शब्द लिखने होते हैं और पर्याप्त समय आपको दिया जाता है। नंबर की बात की जाए तो दोस्तों एक जो निबंध होता है यह 125 नंबर का होता है, यह निबंध भी 125 नंबर का होता है। और इस प्रकार से 125 और 125 टोटल जो होते हैं वो 250 अंक के आपके निबंध के पेपर होते हैं। और आप जानते हैं दोस्तों कि सिविल सेवा भारत की अगर हम बात करें तो सबसे टॉप क्लास की परीक्षा है। और दोस्तों यहां आप देख रहे हैं कि 250 अंक का केवल निबंध है और वह भी सिर्फ 2 निबंध। आप सामान्य अध्ययन का जब पेपर दे रहे होते हैं तो उसमें 20 प्रश्न दिए जाते हैं, 3 घंटे के भीतर 20 प्रश्न होते हैं और 20 प्रश्न आपको सॉल्व करना होता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर आप निबंध में अति उत्तम अंक लाते हैं, बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं तो दोस्तों आपके रैंकिंग में सुधार हो सकता है। आप हो सकता है कि अगर थोड़े बहुत नंबर से अगर आप सिलेक्शन से बाहर जा रहे हैं तो निबंध में अच्छा किए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाए। हो सकता है कि आप IFS बन रहे हो, IPS बन रहे हो, निबंध में आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप IAS बन जाए। तो इस तरह से दोस्तों निबंध आपके रैंकिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सामान्य अध्ययन की अपेक्षा। अगर इसमें आप अच्छा कर लेते हैं, एक चीज और ध्यान रखने योग्य है, निबंध लिखना सबसे कठिन होता है। यह सबसे कठिन क्यों होता है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सामान्यतः जो गलतियां प्रतियोगी परीक्षार्थी करते हैं वह यह करते हैं, यार निबंध में पढ़ना क्या है, निबंध तो हम लिख ही लेंगे, और इसी भ्रम में वो रहते हैं और निबंध वहां जाकर लिखते हैं परीक्षा भवन में। उसके पहले वो निबंध पढ़ते लिखते नहीं है, सामान्य रूप से पढ़ ले, चलो यार लिख तो देंगे, लेकिन वहां जाते हैं जब लिखने की बारी आती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें। बार बार शब्दों का दोहराव उनके मध्य होने लगता है और वो असफल हो जाते हैं। फिर कहते हैं यार निबंध थोड़ा अच्छा हो गया होता तो आज हमारा सिलेक्शन हो गया होता, अगर निबंध हमारा अच्छा होता तो यार हमारी रैंकिंग अच्छी होती। तो इस तरह से दोस्तों UPSC में हम देख रहे हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग में 250 नंबर का 2 निबंध है, जो प्रत्येक निबंध 1000 से 1200 शब्दों का है।
अब हम बात करें यूपीपीएससी की, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें दोस्तों, तो यहां भी निबंध पूछा जाता है, यहां भी निबंध है। लेकिन निबंध का जो सीमा रेखा है, निबंध की जो सीमा रेखा है वह यहां कुछ भिन्न है। अब आप पूछेंगे कि कैसे, तो दोस्तों यूपीपीएससी की बात करें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें, तो यहां 3 खंडों में निबंध बटा होता है। संघ लोक सेवा आयोग में 2 खंडों में बटा हुआ था, लेकिन यहां 3 खंडों में निबंध बटा होता है, खंड क, खंड ख और खंड ग। और प्रत्येक खंड से एक निबंध हमें लिखना होता है। प्रत्येक खंड में जो निबंधों के विषय होते हैं वो 3 दिए होते हैं, यानी खंड क में निबंध 3 दिए होते हैं, 3 टॉपिक रहते हैं, उसमें से किसी एक पर निबंध लिखना होता है। खंड ख में भी 3 टॉपिक होते हैं, किसी एक पर निबंध लिखना होता है। और खंड ग में भी 3 टॉपिक होते हैं और किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना होता है। अर्थात हमें संपूर्ण रूप से 3 निबंध लिखने होते हैं दोस्तों। स्पष्ट हुआ? हमारे पास जो समय होता है, समय 3 घंटे का होता है, यानी वहां 1.5 घंटे में, संघ लोक सेवा आयोग में 1.5 घंटे में एक निबंध लिखना था, लेकिन यहां हम देख रहे हैं 3 घंटे में हमें 3 निबंध लिखना है। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो और कठिन है। जी नहीं, कठिन नहीं है। जानते हैं क्यों? कारण यह है कि यहां जो निबंध की जो शब्द सीमा है वह 700 शब्दों की है। वहां कितने शब्द थे? 2000 से 2400 शब्दों में 2 निबंध लिखना था, यानी 1000 से 1200 शब्द थे। यहां सिर्फ 700 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, और इस तरह से 2100 शब्द आपको 3 घंटे में लिखने हैं। यानी शब्द उतने ही है, निबंधों की संख्या यहां बढ़ी हुई आपको दिखाई दे रही है। और बात करें कितने अंक के होते हैं, तो दोस्तों जो प्रत्येक निबंध होते हैं वह 50 अंक के होते हैं। और इस तरह से दोस्तों टोटल 50 गुणे 3 अर्थात 150 अंक के निबंध उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछे जाते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ 3 निबंध आपको लिखने होते हैं। प्रत्येक निबंध 50 नंबर का होता है, और इस प्रकार से 150 अंक आपको निबंध लिखकर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ भी अगर परफॉर्मेंस आप अच्छा कर रहे हैं तो यहाँ भी आप अच्छा अंक ला सकते हैं और आप सिलेक्शन पा सकते हैं, या फिर अपनी रैंकिंग में सुधार कर सकते हैं निबंध के माध्यम से। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं तो आरओ का एग्जाम भी उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है। तो दोस्तों टॉपिक तो सेम है, यहाँ भी क, ख और ग 3 भाग खंड में बटे हुए हैं निबंध। 3 खंडों में 3-3 निबंध भी दिए जाते हैं सेम, और एक एक निबंध तीनों खंड से हमें लिखने होते हैं। तो फिर अंतर क्या है यूपीपीसीएस में और आरओ के निबंध में? तो दोस्तों अंतर यह है कि एक जो निबंध होता है अब 50 नंबर का नहीं है, अपितु आरओ का जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं यह 40 नंबर का होता है। यानी यह 50 नंबर न होकर के क्या है, 40 नंबर है। और इस तरह से दोस्तों निबंध की अगर टोटल हम मार्किंग देखें तो 40 गुणे 3 बराबर 120 अंक का निबंध आरओ में पूछा जाता है। दोस्तों अब आप कहेंगे शब्द यहाँ 700 हैं, तो आरओ में शब्द जो है 100 कम हो जाते हैं, सिर्फ 600 शब्दों में लिखने होते हैं आपको एक निबंध। अर्थात आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आरओ के एग्जाम के लिए खंड क, ख, ग में तीनों मिलकर 9 निबंध का विषय देता है। आपको सिर्फ प्रत्येक खंड से एक निबंध करना है, अर्थात 3 निबंध लिखने हैं। प्रत्येक निबंध 40 नंबर के हैं, और इस तरह से 120 अंक का निबंध होता है। और इसमें शब्द सीमा जो है एक निबंध के लिए वह 600 शब्दों की है। तो अर्थात यहां भी हम देख रहे हैं कि आरओ में भी 120 अंक आप निबंध के माध्यम से पा सकते हैं। परफॉर्मेंस बेहतर करके यहां भी आप अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें क्या अदर स्टेट में भी ऐसा कुछ है, तो दोस्तों एमपीपीसीएस की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश पीसीएस की, चूंकि वह भी हिंदी बेल्ट है। तो यहाँ भी जो एमपीपीसीएस का जो 6th पेपर होता है, जो 6वां पेपर होता है, इसे हिंदी निबंध लेखन के यानी 6वें पेपर में एमपीपीसीएस के 6वें पेपर में दोस्तों हिंदी निबंध लेखन होता है। और हिंदी निबंध लेखन 2 घंटे का होता है, और यह
घंटा कितना, 2 घंटे, और यह 100 अंक का होता है। अर्थात एमपीपीसीएस में भी हम देख रहे हैं कि 100 अंक निबंध में बेहतर करके हम पा सकते हैं। हम बात करें बिहार पीसीएस की, उत्तराखंड पीसीएस की, तो दोस्तों वहां भी भाषा के पेपर में निबंध पूछे जाते हैं। बिहार पीसीएस में 30 नंबर के निबंध पूछे जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड और बिहार पीसीएस में जो भाषा का पेपर होता है वह क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और इसलिए वहां उतनी निबंध की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप निबंध बेहतर लिखते हैं, बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं निबंध में दोस्तों, तो ध्यान दीजिए वहां आप अन्य अगर लेखन करते हैं, अगर किसी पर विषय पर टिप्पणी लिखना है, अगर उत्तर लेखन भी करना है, तो अगर आप निबंध में अगर बेहतर कर पाते हैं तो दोस्तों वहां भी आप बेहतर करेंगे। यानी आप आंसर राइटिंग में भी उत्तम और सुंदर आंसर राइटिंग आप कर पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा हम देखें तो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है, एसएससी जो सीजीएल का एग्जाम होता है, यहां भी निबंध का पेपर होता है। यहां जो टियर 3 होता है, जो तीसरा चरण होता है दोस्तों, इस तीसरे चरण में 1 घंटे का निबंध पेपर होता है, 1 घंटे का। और बात करें तो यह 250 शब्दों में एक निबंध लिखना होता है, 250 शब्दों में एक निबंध लिखना होता है, और यह 50 अंक का होता है, 50 अंक का होता है। तो इस तरह से एसएससी सीजीएल में 50 अंक निबंध लिख करके हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम देखें तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निबंध का महत्व आप देख चुके हैं, निबंध पूछने का तरीका आप देख चुके हैं। और आरओ दोस्तों बात करें, एमपीपीसीएस की बात करें तो एमपीपीसीएस में निबंध के लिए भाषा निबंध लेखन के लिए 2 घंटे मिलते हैं, जबकि आरओ और उत्तर प्रदेश पीसीएस में निबंध लेखन के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। और इस तरह से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निबंध का महत्व सर्वविदित है। अब हम बात करते हैं, इससे आगे बढ़े, हमने देखा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निबंध का महत्व क्या है, उसकी भूमिका क्या है। अब हम बात करें तो निबंध क्यों पूछा जाता है, आखिर निबंध क्या है और ये क्यों पूछा जाता है, यह महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों हम बचपन से जब क्लास में पहुंचते हैं और जैसे ही दूसरी तीसरी कक्षा में पहुंचते हैं, निबंध हमसे दिए जाने लगते हैं कि मेरा विद्यालय निबंध लिखिए, गाय पर निबंध लिखिए, गणतंत्र दिवस पर निबंध लिखिए, पापा पर निबंध लिखिए, माय डैडी। और इस तरह से दोस्तों छोटे छोटे टॉपिक आप जो बच्चों के चिर परिचित होते हैं, जिससे वो परिचय प्राप्त कर रहे होते हैं, उस पर अध्यापक निबंध लिखने के लिए देते हैं, उनके पेपर में आते हैं। हाई स्कूल में भी जब हम आते हैं तो भाषा के पेपर में इंग्लिश है, हिंदी है, तो वहां भी हमसे निबंध हिंदी में भी पूछा जाता है, लिखने के लिए कहा जाता है, इंग्लिश में भी कहा जाता है कि आप निबंध लिखिए। और इस तरह से निबंध हम देखें तो हाई स्कूल, इंटर, यहां तक कि ग्रेजुएशन लेवल तक हम निबंध लिखते हैं भाषा के पेपर में। दोस्तों अब हम बात करें तो यह निबंध क्यों, एक छोटे स्तर से लेकर जहां पढ़ाई हम प्रारंभ कर रहे होते हैं उसके कुछ ऊपर आते हैं तो निबंध की शुरुआत होती है, और देश के इतने बड़े स्तर तक की प्रतियोगी परीक्षा में निबंध है, तो आखिर क्यों है। तो इस क्यों का उत्तर जानने के लिए दोस्तों हमें पहले निबंध को जानना होगा कि निबंध क्या है। तो दोस्तों निबंध के संबंध में 2 धारणाएं हैं। पहली यह धारणा है कि निबंध जो बना है यह संस्कृत के निबंधन से बना है। निबंधन का सामान्य अर्थ होता है बांधना। तो अब बात करें कि संस्कृत में क्या बांधा जाता था, तो दोस्तों कई लोग कहते हैं, कई जगह आप पढ़ते हुए पाएंगे कि पांडुलिपियां जो होती थी वो स्वतंत्र रूप से होती थी। जैसे ताड़पत्रों पर लिखा जाता था, भोजपत्रों पर लिखा जाता था, तो उनको एकत्र करके बांधने की जो क्रिया है, यानी विभिन्न पन्नों को बांधने की, यानी विभिन्न विचारों को जो बांधने की क्रिया है, उसे निबंधन कहा गया। और व्यापक अर्थ में हम देखें निबंधन किसे कहा गया, तो व्यापक अर्थ में जब हम जाते हैं तो यह देखते हैं कि जो विद्वान होते थे, जो ग्रंथकार होते थे, जो ग्रंथ लिखते थे, वो सबसे पहले किसी प्रचलित या चली आ रही किसी सिद्धांत या किसी धारणा को उठाते थे और फिर अपने साक्ष्यों, अपने तर्कों के आधार पर एक एक करके उनका खंडन करते थे और फिर खंडन करके एक अपनी धारणा, अपना सिद्धांत प्रस्तुत करते थे। और इस क्रिया को निबंधन कहा गया कि इसमें विचारों का निबंधन हुआ है, प्रमाणों का निबंधन हुआ है। इसमें प्रमाणों के द्वारा अन्य जो पहले से चली आ रही जो विचारधारा है, जो आख्यान है,
वे निरस्त किए जा रहे हैं। तो जो प्रमाणों या साक्ष्यों का जो बंधन है, जो विचारों का बंधन है, उसे निबंध कहा गया। लेकिन हम देखें तो क्या हमारे जो प्रतियोगी परीक्षा में जो निबंध पूछे जाते हैं इससे मेल खाते हैं? तो एक आंसर निकलता है कि नहीं, और दूसरा आंसर निकलता है कि बहुत हद तक हाँ। नहीं इसलिए दोस्तों कि हम निबंध में किसी की धारणा का खंडन नहीं करते हैं, हम इतने तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं कि निबंध हमारा बोझिल हो जाए और दर्शन शास्त्र की तरह दिखाई देने लगे। लेकिन हाँ, हम तर्क और साक्ष्य जरूर प्रस्तुत करते हैं, इसलिए हाँ भी। लेकिन वास्तव में कहें तो निबंध अंग्रेजी के एसे के समतुल्य है। एसे से व्युत्पन्न माना जाता है, एसे के समकक्ष इसे रखा जा सकता है हिंदी का या प्रतियोगी परीक्षाओं का जो निबंध है इसे। तो दोस्तों अब एसे की चर्चा करें कि आखिर एसे शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया और क्यों किया। तो दोस्तों मांटेन जो फ्रांस के एक विद्वान थे मांटेन ने 1580 ईस्वी में दो धाराएं थी। पहली धारा थी गद्य की और दूसरी धारा थी पद्य की। यानी मांटेन ने जो अपना लेख लिखा वह गद्य भी नहीं था, वह पद्य भी नहीं था, और इसलिए उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम, अपने उस लेख के संग्रह का नाम एसे उन्होंने रखा। कब? 1580 ईस्वी में। दोस्तों गद्य इसलिए नहीं था कि जितनी प्रचलित विधाएं थी, जैसे नाटक हो गए, कहानियां हो गई, उपन्यास हो गए, यानी जो कुछ घटना का जो वर्णन था, आज भी हम देखेंगे गद्य की विधाओं में तो रिपोर्टाज, संस्मरण, एकांकी, उपन्यास, कहानियां, लघु कहानियां, ये सब के सब गद्य की विधाएं हैं। और निबंध इन सारी विधाओं से दूर है, क्योंकि सब कुछ लिखने के लिए हमें एक फॉर्मेट मिला हुआ है कि संस्मरण हम कैसे लिखेंगे, संस्मरण क्या है, रेखाचित्र क्या है, रिपोर्टाज क्या है, कहानी क्या है, लघु कहानी क्या है। तो दोस्तों इन सबके लिए हमारे पास एक फॉर्मेट होते हैं, इसलिए गद्य आसानी से लिखा जा सकता है। पद की बात करें तो दोस्तों पद के लिए भी एक फॉर्मेट होता है, और इस फॉर्मेट के साथ साथ दोस्तों पद में लय होता है, गति होती है और यति का ख्याल रखा जाता है। और इस तरह से निबंध में इन दोनों फॉर्मेट से हटकर था मांटेन का दोस्तों जो लेख था, वह दोनों से हटकर था। उन्होंने मनमौजी स्वभाव में उसे लिखा था और अपनी कृति का नाम दिया था उन्होंने एसे। लेकिन बात दोस्तों 1500, ध्यान दीजिएगा, 1597 ईस्वी में फ्रांसिस बेकन साहब आते हैं और वो एक बौद्धिकता से भरे हुए लेखों का संग्रह निकालते हैं और उस संग्रह का नाम भी वे एसे रखते हैं। और इस तरह से दोस्तों मांटेन मनमौजी स्वभाव में लिखे लेख थे, जबकि फ्रांसिस बेकन 17 वर्ष बाद जो 1597 ईस्वी में ग्रंथ निकालते हैं वो बौद्धिकता से भरा पूरा और गंभीर आलेख होता है। और इस तरह से फ्रांसिस बेकन के साथ ही एक निबंध की एक धारा सी चल पड़ती है, एक नई विधा का आविर्भाव होता है। लेकिन ऐसे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1580 में किया गया था, यह ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस तरह से देखें तो निबंध लिखना कठिन क्यों है? क्योंकि निबंध का कोई अपना खास फॉर्मेट नहीं है। हम निबंध लिखते हैं तो एक कह देते हैं कि भूमिका है, यह मुख्य भाग है, यह उसकी उपसंहार है या निष्कर्ष है, लेकिन कोई खास फॉर्मेट नहीं कि हम ऐसे ही लिखेंगे। यह तो अपने विषय पर निर्भर करता है कि आपको विषय कैसा और किस तरह का दिया गया है, और उस तरह से उसका फॉर्मेट तय होता है। और उसका फॉर्मेट निबंधकार स्वयं तय करता है, कोई और नहीं, बल्कि जितनी चीजें हैं इनके फॉर्मेट पहले से लगभग तय से रहते हैं। इसीलिए निबंध लिखना किसी भी व्यक्ति के लिए कठिन और उलझाऊ होता है। यही कारण है कि दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो गद्य दोस्तों निबंध गद्य की कसौटी है। ध्यान दीजिए उस वर्ड पर, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध किसकी कसौटी है? गद्य की कसौटी है। यहां आप देख रहे हैं कि निबंध गद्य की कसौटी है। आप जानते हैं कि कवियों या लेखकों की कसौटी क्या है? गद्य है। कारण क्या है कि कविता हर कोई कर लेता है, तुकबंदी लगभग
सामान्य लोग तुकबंदी कर लेते हैं, भले वो खास फॉर्मेट में ना हो। आजकल तो मुक्त छंद की कविताएं हैं, कोई भी लिख लेता है कि मैं जा रहा था, वो खा रहा था, वो आ रहा था, कुछ भी। लेकिन गद्य लिखना कठिन होता है, और यही कहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने गद्य को कवियों या लेखकों की कसौटी कहा है। और उन्होंने कहा है कि गद्य तो है ही कसौटी, लेकिन निबंध जो है ये गद्य की भी कसौटी है। अर्थात निबंध बेहद उत्तम तरीके से वही लिख पाएगा जो दोस्तों पारंगत हो, जो अध्ययनशील हो, जिसके अंदर धैर्य हो। अगर ये नहीं है तो आप उत्तम निबंध नहीं लिख पाएंगे। और इस तरह से दोस्तों अब हम बात करें निबंध की आगे, तो दोस्तों निबंध में हम केंद्रीय विचारों को बांधते हैं, इतना तो स्पष्ट है। एक चीज और है कि निबंध क्यों, निबंध के बारे में हमने देखा केंद्र विचारों को, विषय से संबंधित केंद्र विचारों को हम बांधते हैं, अपने तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर अपने बातों की पुष्टि करते हैं, उसे सिद्ध करते हैं जो हम कह रहे हैं वो सही है। लेकिन निबंध क्यों, बात तो क्यों शब्द पर है कि इतने बड़े छोटे एग्जाम से लेकर इतने बड़े एग्जाम तक, इतनी बड़ी परीक्षाओं तक निबंध क्यों पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि निबंध में दोस्तों आप जो निबंध लिख रहा होता है, जो निबंधकार होता है, यहाँ प्रतियोगी परीक्षार्थी हम कहेंगे, तो जो प्रतियोगी परीक्षार्थी निबंध लिख रहे होते हैं, इस निबंध में उनका व्यक्तित्व समाहित होता है, विचार समाहित होते हैं, इनका दृष्टिकोण समाहित होता है, और इनकी भाषा भी समाहित होती है। निबंध तो भाषा में ही लिखा जाता है ना। और इस तरह से जो व्यक्ति परीक्षार्थी जो निबंध लिख रहा होता है, निबंध में उसका व्यक्तित्व भी दृष्टिगोचर होने लगता है, उसके विचार भी दृष्टिगोचर होने लगते हैं, उसका दृष्टिकोण भी परिलक्षित होने लगता है, और उसकी भाषा तो रहती ही रहती है। और यही कारण है कि यह इतनी बड़ी परीक्षाओं में इसे शामिल किया गया है, रखा गया है कि परीक्षार्थी के व्यक्तित्व की जांच की जा सके, उसके विचार की जांच की जा सके, उसके दृष्टिकोण की जांच की जा सके, और उसके भाषा की जांच की जा सके। और इस तरह से दोस्तों अब हम एक एक करके हम देखेंगे कि निबंध में व्यक्तित्व कैसे दृष्टिगोचर होता है, विचार, दृष्टिकोण और भाषा की क्या भूमिका है। तो दोस्तों हम सबसे पहले व्यक्तित्व की बात करें तो व्यक्तित्व सामान्यतः दो तरह का होता है, एक अंतर्मुखी, दूसरा होता है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग वे होते हैं जो सिर्फ समाज से कट जाते हैं, अपने आप में ही डूबे रहते हैं, समाज से उनका खास लेना देना नहीं होता है, इतने विचारशील होते हैं कि खुद में खोए रहते हैं, कहाँ क्या हो रहा है इससे उनको खास फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों अगर अंतर्मुखी अगर व्यक्तित्व है, अगर किसी व्यक्ति का, ध्यान दीजिएगा, तो समाज की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय उसके ध्यान दे वह अपने आप पर या उसके एक कमरे में बैठकर समाधान पर सोचता रहेगा, उसमें कार्यशीलता आ ही नहीं पाएगी, उसमें वो गतिशीलता आ ही नहीं पाएगी। और यही कारण है कि दोस्तों अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं, या समाज में घुल मिल नहीं पाते हैं। कई लोगों से जब आप मिलते होंगे, या आप में ही कई लोग होंगे जो देखते होंगे कि किसी से मिलते वक्त आप संकोच करते हैं, यार हम कैसे मिले, क्या बोलेंगे, यार वो पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। यह अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो आप एक बड़े आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हैं, एक समाज में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहे हैं, और आप समाज से ही मिलना नहीं चाहते हैं, फेस करना समाज को नहीं चाहते हैं। बताइए क्या आपकी जरूरत है? अगर ऐसे हैं तो अपने पद का आप निर्वहन नहीं कर पाएंगे। बहिर्मुखी स्वभाव के वे लोग होते हैं जो समाज में खूब घुल मिल के रहते हैं, अपने काम से अधिक दुनिया के काम पर ध्यान देते हैं, और आपको आईएएस बना दिया गया और अपने कर्म को छोड़कर आप बाकी कर्मों में लग गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से एक और भी व्यक्तित्व आता है जिसे मध्यमुखी के नाम से जाना जाता है, और दुनिया के अधिकांश लोग, इस विश्व के अधिकांश लोग मध्यमुखी स्वभाव के हैं, न अंतर्मुखी है न बहिर्मुखी है, जबकि मध्यमुखी स्वभाव के हैं। और इसमें देखा जाता है दोस्तों कि आपका व्यक्तित्व अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है, या फिर मध्यमुखी है, दोनों के मध्य का है। आप दोनों में संतुलन स्थापित कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं।
इसमें अभी देखा जाता है कि आपका व्यक्तित्व किससे प्रभावित है, आपका व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हुआ है। दोस्तों, व्यक्तित्व एक दिन में निर्मित होने वाली कोई वस्तु नहीं है। और दोस्तों, इसमें जितने 4 फैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, किसी का निर्माण एक दिन में या एक हफ्ते या एक महीने, एक वर्ष में नहीं किया जा सकता है। यह अनवरत अभ्यास का परिणाम है। हम सारे व्यक्ति एक जैसे हैं। अगर हम व्यक्तित्व को निकाल दें तो हम सभी एक जैसे हैं। नाक, कान, हाथ सब कुछ एक जैसा ही है सबके पास। सबके रगों में खून दौड़ रहा है। दोस्तों, व्यक्तित्व को हम विशेष गुण कहते हैं या असामान्य गुण कहते हैं, जो किसी और में नहीं है। और व्यक्तित्व ही हमें एक दूसरे से अलग करता है दोस्तों। तो दोस्तों, व्यक्तित्व, आप निबंध में आपका व्यक्तित्व परिलक्षित होने लगता है। किस तरह से दोस्तों आपके विचार आपके व्यक्तित्व को बताने लगते हैं, आईना दिखाने लगते हैं कि अगर आप किसी पार्टी विशेष से प्रभावित हैं, किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित हैं, किसी समाज विशेष से प्रभावित हैं, तो दोस्तों निबंध में ये चीज आपके विचारों के माध्यम से झलकने लगता है। और इस तरह से आपका मूल्यांकन, आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन आपके निबंध से हो जाता है। अब आप कहेंगे दोस्तों, हम तो इतना आंसर राइटिंग, मेंस में बहुत सारे पेपर हम आंसर राइटिंग करते हैं। तो दोस्तों, सारे आंसर राइटिंग जो आप कर रहे होते हैं, उसके बने बनाए एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट के अंदर रहकर आप लिखते हैं। जैसे किसी विषय पर, जैसे कृषि कानून पर ही अगर आपको लिखने के लिए दे दिया जाए, आंसर राइटिंग करने के लिए दे दिया जाए, तो वहां तथ्य आप लिखते हैं कि कृषि कानून इस संविधान संशोधन द्वारा, इस संविधान संशोधन निरस्त कर दिया गया, या ये आंदोलन, ये क्या है, ये अगर आप आंसर सामान्य अध्ययन में अगर यही बात आप लिखेंगे तो आप फैक्ट वहां लिखेंगे। लेकिन यही चीज अगर निबंध में अगर दे दी जाए तो यहां दोस्तों आपकी समस्या बढ़ जाती है कि अब आप खुले हैं, कोई फॉर्मेट नहीं है, आप स्वच्छंद होकर अब लिखिए क्या लिख रहे हैं। आप सरकार के पक्ष में लिख सकते हैं, सरकार के विपक्ष में लिख सकते हैं, किसानों के पक्ष में, किसानों के विपक्ष में लिख सकते हैं, अपने स्वतंत्र निर्णय आप दे सकते हैं, समाधान सुझा सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों, यह आप किससे प्रभावित है, किसानों से या सरकार से या किसी व्यक्ति विशेष से, यह विचारों के माध्यम से आपके निबंध में दृष्टिगत होने लगता है। आगे बात करें विचारों की, तो दोस्तों आपके विचार संकीर्ण हैं, या अगर कहें रूढ़िग्रस्त हैं, या पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, या फिर आपके विचार खुले हैं, अत्याधुनिक हैं, तो उनका भी परिचय इसमें होने लगता है। तो इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं, संकीर्ण विचार या पूर्वाग्रह से ग्रसित विचार हैं, या फिर आप खुले विचारों के स्वामी हैं, खुले विचार के हैं, या अत्याधुनिक विचार के हैं, आधुनिक आप कह सकते हैं, या आधुनिक विचारों के हैं। तो दोस्तों, यदि आपके विचार संकीर्ण हैं, पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, तो आप किसी नई चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, अपना ही नहीं पाएंगे। अगर आपके विचार खुले हुए हैं तो अच्छी अगर चीजें कही हैं तो उन्हें सहज स्वीकार कर लेंगे, बुरी चीजें हैं तो उन्हें त्याग देंगे। लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, संकीर्ण विचारों के हैं, तो बुराइयां हैं उन्हें आप छोड़ नहीं पाएंगे, अच्छाइयां हैं तो उन्हें आप अपना नहीं पाएंगे। आप जहां हैं उसी में लिपटे रहेंगे, कुएं की मेढक की भांति। और इस तरह से दोस्तों, यह निबंध में आपके विचार बता देते हैं कि आप किस विचारधारा के व्यक्ति हैं। आप संकीर्ण या पूर्वाग्रही हैं, या फिर खुले और आधुनिक विचारधारा के व्यक्ति हैं। आगे बात करें दृष्टिकोण की, तो दृष्टिकोण को भी हम 2 भागों में बांटकर देख सकते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। दोस्तों, सकारात्मक जो विचार होते हैं एक तरह से सहमति व्यक्त करते हैं। अगर किसी विषय पर अगर निबंध दे दिया गया है तो आपके सकारात्मक विचार आपकी सहमति को एक तरह से व्यक्त करते हैं, जबकि नकारात्मक जो आपके विचार होते हैं दोस्तों, दृष्टिकोण जो होते हैं आपके, जो नकारात्मक दृष्टिकोण होते हैं वो आपकी असहमति को व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हमसे सकारात्मक होने की ही अपेक्षा करता है। आप ही हैं और आप ही की बुराई हम करने लगे, अरे यार तुम तो ऐसे हो, अरे यार तुम ऐसे पहन के आए हो, तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं, ये नहीं है, यानी हम गलतियां निकालने में जुट गए। नकारात्मकता हमारे, इसका अर्थ हुआ कि मेरे अंदर स्वयं नकारात्मकता है जो आप पर मैं उड़ेल रहा हूं, प्रत्यारोपित कर रहा हूं आप पर। तो दोस्तों, नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। अगर नकारात्मकता अगर है, अगर हम नकारात्मक है, निगेटिविटी है, ऐसा नहीं है कि हमें 100% सकारात्मक ही लिखना है अपने विषय में,
क्योंकि 100% सकारात्मक लिखा जाएगा तो दोस्तों यह भी एक अंधविश्वास की तरह होगा। कोई 100% सकारात्मक हो ही नहीं सकता है, संशय तो रहता ही रहता है। तो दोस्तों हम नकारात्मकता का भी उसमें परिचय देते हैं, लेकिन नकारात्मक रूप में नहीं देते हैं। इसे हम एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अगर कोई कानून है या कोई जलवायु परिवर्तन पर ही अगर बात हो, तो वैश्विक तापन बढ़ रहा है, तो वैश्विक तापन में हम तमाम नकारात्मकता गिना रहे हैं। तो दोस्तों उस नकारात्मकता को हमें केवल गिनाना नहीं है, उस नकारात्मकता को हमें एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत करना होगा, और वह चुनौती के फिर हमें समस्या के रूप में प्रस्तुत करना होगा, और फिर उस चुनौती और समस्या का हमें समाधान भी सुझाना होगा कि अगर ये समस्या है, ये नकारात्मकता है, अगर ये चुनौती है, समस्या सामने अगर आ रही है इस विषय पर, तो इसका समाधान क्या होना चाहिए। तो हमें नकारात्मकता को ध्यान दीजिएगा, हमें नकारात्मकता को चुनौती के रूप में प्रस्तुत करना होता है निबंध में, और यह बता देता है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा है। पता चले कि हम किसी बड़े पद पे बैठे हुए हैं, कहीं कोई नया कानून सरकार ने बनाया, हम इतने सकारात्मक हैं कि हम उसमें जुट गए, उसकी कमियों को हम देख नहीं पा रहे। सरकार ने कहा ये कानून लाना है, हम उसी में जुट गए। दोस्तों हम उसको देखेंगे, सरकार भी अगर नीतियां लाती हैं तो पटल पर रखती हैं कि इसमें क्या खामियां हैं बताई जाए। तो हम खामियों को देखते हैं, यानी उसकी नकारात्मकता को देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी खामियां हैं, कौन सी त्रुटि है, क्योंकि हम त्रुटि नहीं जानेंगे तो सुधार नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से दोस्तों सकारात्मक भी हमें केवल नहीं होना है और केवल नकारात्मक भी नहीं होना है। तो हम बात करें, अगर हम निबंध लिख रहे हैं तो हम कितने सकारात्मक हो और कितने नकारात्मक हो, यह भी एक प्रश्न है। तो दोस्तों हमें 85 से 90% तक सकारात्मक विचार प्रस्तुत करने होते हैं, जबकि 10 से 15% तक नकारात्मक विचार प्रस्तुत करने होते हैं। दृष्टिकोण अपनाना होता है ताकि हम यह देख पाएं एक चुनौती के रूप में नकारात्मक, और इनके समस्या को हम सुझा पाएं। और यह जब हम सुझा देते हैं तो नकारात्मकता नहीं रहकर वह एक विशेषता बन जाती है कि यह व्यक्ति समस्या समाधान कर सकता है। आप IAS या IPS बड़े पद पर बैठाए जाते हैं, किस लिए? समस्या के समाधान के लिए। तो अगर समस्या आ रही है तो उसका आप समाधान सुझाइए अपने निबंध में। अगर समाधान सुझा देते हैं तो यह आपका एक नया दृष्टिकोण है, और इस तरह से आपका नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि परीक्षक जान जाएगा कि यह व्यक्ति समस्या समाधान कर सकता है अपने पद पर बैठ करके। अब हम बात करें भाषा की, तो दोस्तों भाषा दुरूह नहीं होनी चाहिए, भाषा कठिन नहीं होनी चाहिए, भाषा दोस्तों उच्च श्रृंखल नहीं होनी चाहिए। तो भाषा को भी हम दो भागों में बांटते हैं, पहला उच्च संयमित भाषा और दूसरा उच्च श्रृंखल भाषा। यानी आपकी भाषा बता देगी कि आप कैसे हैं। कारण यह है दोस्तों कि संयमित और मृदुभाषी जो भाषा होती है यह हमारे व्यवहार को बता देती है, उस श्रृंखल और कटु भाषा भी हमारे व्यवहार को बता देती है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों भाषा हमारे संस्कारों को निर्मित करती है, हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में हमारी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस तरह से दोस्तों हम संयमित भाषा का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो हम बेहतर कर पाएंगे, उत्तम कर पाएंगे, और श्रृंखल और कटु भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो कोई पसंद ही नहीं करेगा। दोस्तों आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, कहा भी गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम अप्रियम न ब्रूयात। तो दोस्तों उस सत्य को भी न बोलिए जो अप्रिय लगे किसी को। कोई अंधा है, वास्तव में अंधा है, आप उसे कहिए कि अंधे इधर सुन। दोस्तों तो यह क्या है? यह सत्य है लेकिन कटु है, अप्रिय है। तो ऐसे भाषा का हम प्रयोग करके किसी का दिल दुखा सकते हैं, किसी का दिल दुखेगा। तो हमें ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं करना है, हमें सत्य लिखना है लेकिन मृदुभाषी होकर सत्य कहना है। पता चले कि आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं और किसान या यहाँ के नागरिक आपके पास समस्या लेकर जाएं और आप कटु भाषा का प्रयोग उनसे कर रहे हो, उन पर क्या बीतेगी, उन पर क्या असर होगा। तो दोस्तों इसमें आपके भाषा का परीक्षण भी हो जाता है कि आपकी भाषा संयमित है या फिर उच्च श्रृंखल है। और इस तरह से दोस्तों निबंध क्यों, अब तो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि आयोग जानना चाहता है कि जो प्रतियोगी परीक्षा है जिससे हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, उसका दृष्टिकोण कैसा है और उसकी भाषा कैसी है। और इस तरह से अगर ये सब सहमित हैं तो दोस्तों बेहद बात मानिए
कि आप अच्छा नंबर लाएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और अच्छी रैंकिंग के साथ आप सफल भी होंगे। आगे दोस्तों बात करो तो आप यह जानते हैं कि जिस प्रकार से भाषा, जिस प्रकार से साहित्य समाज का दर्पण है, उसी प्रकार से दोस्तों निबंध अगर हम कहें तो प्रतियोगी परीक्षार्थी का दर्पण है। किसका? उसके व्यक्तित्व का, उसके विचार का, उसके दृष्टिकोण का, उसकी भाषा का यह दर्पण है दोस्तों। और इस तरह से यह मूल्यांकन उस परीक्षार्थी का मूल्यांकन बन जाता है। तो आगे दोस्तों बात करें कि निबंध क्यों, यह तो स्पष्ट हुआ। हम आगे देखें तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निबंध के संदर्भ में क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, यह हम देख लें तो बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि संघ लोक सेवा आयोग अपने प्रतियोगी परीक्षार्थी से क्या चाहता है। एक देश का सबसे जिम्मेदार पद देने के बदले वह उससे क्या अपेक्षा करता है संघ लोक सेवा आयोग। और दोस्तों अगर कारण यह है दोस्तों, हम इसी निर्देश को हमने क्यों उठाया है, इसके पीछे कारण है कि छोटे निर्देशों को उठाने के बजाय हम किसी बड़े संस्थान के निर्देश को उठा लें तो शायद हम और अच्छा कर पाएंगे। यही कारण है कि दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को हमने उठाया है कि निबंध के संदर्भ में उसके क्या दिशा निर्देश हैं। तो दोस्तों हम एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो आप अब समझ रहे होंगे, हम कह रहे हैं एक एक करके देखते हैं, तो आप कह रहे होंगे कि एक ही तो है, क्या एक एक करके इसमें देखेंगे? तो दोस्तों अभी थोड़ी देर में यह क्लियर हो जाएगा। देखिए, उम्मीदवारों से निबंध के विषय में दिशा निर्देश दिया गया है। उम्मीदवारों से निबंध के विषय में आसपास रहने, अपने विचारों के क्रम को व्यवस्थित रखने और संक्षिप्त रूप में लिखने की प्रत्याशा की जाती है। प्रभावी तथा सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जाएगा। यह तो दिशा निर्देश है। अब हम इस दिशा निर्देश को तोड़ रहे हैं, कई भागों में छोटे छोटे खंडों में तोड़ कर देखेंगे कि यह दिशा निर्देश हमसे मांग क्या कर रहा है, हमसे कह क्या रहा है संघ लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखें तो उम्मीदवारों से निबंध के विषय, यानी यह कह रहा है कि निबंध के विषय, यहां अर्थ यह है निबंध के विषय से कि विषय चयन से है, अर्थात आप विषय का चयन कैसे करते हैं। विषय चयन स्पष्ट हुआ। ये पहली शर्त है कि जो हम विषय चयन करें वह कैसा हो। मैंने बताया है पहले ही कि संघ लोक सेवा आयोग 2 सेक्शन में खंड ख यानी सेक्शन ए सेक्शन बी में 4-4 विषय देता है, निबंध के टॉपिक्स देते हैं यानी 8, लिखना होता है सिर्फ 2, प्रत्येक खंड से एक एक निबंध लिखना होता है। तो यानी अब हम विषय का चयन करते हैं कि जो एक खंड में जो 4 निबंध दिए गए हैं उसमें हम किस विषय का चयन करें। और दोस्तों यह चयन ही निर्धारित कर देता है कि आगे हम क्या करने वाले हैं। अगर आपका यह चयन ही अगर गलत हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिए, तो आपका निबंध भी गलत हो जाएगा, आप अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे, अच्छी रैंकिंग हासिल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यह निबंध के चयन में हमें विवेकपूर्ण तरीके से सावधानी बरतनी होती है कि हम जो निबंध का चयन कर रहे हैं कि यह सही है या गलत है। तो इसकी हम अगर मानदंड बनाएं कि निबंध का चयन हमारा सही है या गलत है, तो हम 2 मानदंड बना सकते हैं दोस्तों, और बीच का मार्ग भी हम निकाल सकते हैं। तो पहला मानदंड वो है जिस विषय में हम सबसे अधिक भावुकता, जिस विषय में हम सबसे अधिक भावुकता फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, या जिस विषय से हम सबसे अधिक भावुक रूप से जुड़े हुए हों, उस विषय को उठाने में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि वैसे विषय को हम न उठाएं निबंध में। अब आप सोच रहे होंगे कि जिसमें हम सबसे अधिक भावुकता फील कर रहे हैं, जिससे सबसे अधिक हम निकटता महसूस कर रहे हैं, हम मना क्यों कर रहे हैं आखिर। दोस्तों हम मान रहे हैं कि किसान आंदोलन हुआ है, या हो सके वो आंदोलन की बात छोड़िए, हो सके सरकार ने कोई नीति लागू की हो और उस नीति का हम लाभ लेने के लिए गए हो, जैसे केसीसी ऋण हो। केसीसी ऋण पर अगर आ जाए कि किसान आत्महत्या में ऋणों की भूमिका, कृषि ऋणों की भूमिका, तो दोस्तों हम कृषि ऋण लेने गए हो बैंक में, बैंक कर्मी ऐसे मिले हो
हम अपने पिताजी के पास साथ लेकर बैंक में गए हों, बैंक कर्मी मुझे ऐसे मिले हों कि उन्हें पास कराने के लिए घूस चाहिए, कितना प्रतिशत दो, अगर 1 लाख का अगर उठाना है अगर ऋण तो 5% हमें दो या 10% हमें दो, तभी हम काम करेंगे, नहीं तो फिर इतना रुपए दो तो हम तुम्हारा ऋण अलाउ करेंगे। और आप दे नहीं पा रहे हैं, वह रोज का रोज वह 3 महीने तक चक्कर कटवा रहे हैं बैंक का। दोस्त, आप परेशान हो गए हैं, यानी आप तो जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। आप अगर ऐसे विषय को उठाते हैं जिसमें आप भावुकता या अधिक निकटता महसूस कर रहे हैं, तो दोस्तों यह लिखने में आप बहुत चांस है कि ऐसे निबंध को लिखने में आप गलती कर बैठेंगे, अति उत्साही हो जाएंगे, नहीं तो हतोत्साहित हो जाएंगे। अति उत्साहित हो जाएंगे तभी आप संयमित नहीं रह पाएंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे तभी आप संयमित नहीं रह पाएंगे, और दोनों स्थितियां आपके लिए खतरनाक साबित होंगी। इसीलिए दोस्तों, क्योंकि आप जो अपने कटु अनुभव को जब लिखेंगे तो पूरे देश का अनुभव, जो ऋण योजना चली है, पूरे देश का अनुभव तो ऐसे नहीं है। हो सकता है कि आपके जो मातहत, जो हम कहें आपके जो बैंक के कर्मी हो, वह अच्छे ना हो, इसमें सरकार का क्या दोष है? दोष, लेकिन सबसे अधिक उस कर्मी का गैर जिम्मेदाराना जो हरकत व्यवहार है अगर हम बात करें तो, और आपने उस निगेटिव फैक्ट आपने लिख दिया कि इसमें एक कमियां हैं, इसमें एक कमियां हैं, एक होना चाहिए, वो होना, अब क्या होगा? आप न्याय नहीं कर पाएंगे उस विषय के साथ। तो दोस्तों, जिसमें हम अत्यधिक भावुकता महसूस कर रहे हो या जिससे हम चोट खाए हुए हो, वहां उस टॉपिक को उठाते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे टॉपिक का हम चयन न करें, क्योंकि हो सकता है कि आगे चलकर हम बहक जाएं और हमारा निबंध संयमित और संतुलित न रह पाए। दूसरा है कि जिसे हम, ध्यान दीजिएगा, दूसरा इसमें यह आता है कि जिसे हम अपूर्ण जानकारी या ज्ञान रखते हो। ऐसा विषय है कि जिसमें हमारी जानकारी अपूर्ण है या हम अपूर्ण ज्ञान रखते हो। दोस्तों, ऐसे विषय को भी हम उठाएंगे तो अधजल गगरी छलकत जाए वाली दशा हो जाएगी, और इस तरह से यह निबंध में भी हम बेहद अच्छा परफॉर्मेंस, उत्तम परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे और निबंध में हमें कम नंबर मिलेगा। तो दोस्तों, बीच का मार्ग क्या है? एक से तो हम निकटता महसूस, तो दोस्तों हमें उस विषय का चयन करना चाहिए, इसे भी हम नहीं उठाएंगे। उस विषय का चयन करना चाहिए जिसमें हमारी गहरी रुचि हो और गहरा ज्ञान हो, अर्थात जिस विषय में हमारी रुचि गहरी हो, जिस विषय में हम खुद को परफेक्ट पा रहे हैं, पूर्ण पा रहे हैं, जिस विषय में हमारा ज्ञान लग रहा है कि हमारा ज्ञान इसमें पूर्ण है, हम इसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो दोस्तों जिसमें हमारी गहरी नॉलेज हो, गहरा ज्ञान हो, हम ऐसे टॉपिक का हमें चयन करना चाहिए। अगर हम ऐसे टॉपिक का चयन नहीं करते हैं तो बहुत हद तक है कि हम निबंध में अच्छा नहीं कर पाएंगे और असफल हो जाएंगे, अच्छे अंक लाने में असफल रहेंगे। तो दोस्तों, यह सावधानी हमेशा बरतिएगा, निबंध के विषय चयन में आप हमेशा सचेत रहिएगा। तो दोस्तों, पहला हम देख रहे हैं निबंध के विषय में, तो विषय चयन है, विषय यानी विषय चयन है। दूसरा दोस्तों, हम बात करें कि आयोग का दिशा निर्देश आगे क्या कहता है, तो हम देख रहे हैं आसपास रहने। आसपास रहने से हम सामान्य संबंध यह है कि विषय केंद्रित हमें होना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है विषय केंद्रित होना पड़ेगा, विषय केंद्रित होना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम विषय केंद्रित नहीं हैं तो बहुत हद तक चांस है कि हमारे निबंध लेखन में भटकाव आ जाएगी और हम अपने ट्रैक से भटक जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें हम विषय केंद्रित हो जाते हैं ताकि जिस विषय का हमने चयन किया है उस विषय को केंद्रित होकर उसके विचारी बिंदुओं का हम परीक्षण करते हैं कि इसमें कौन कौन से बिंदु विचारणीय हैं, कौन कौन से बिंदु को हम कोरिलेट कर सकते हैं, इससे जोड़ सकते हैं अपने विषय से। और दोस्तों, इसमें यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है कि एक बिंदु दूसरी बिंदु से, एक वाक्य दूसरे वाक्य से, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से जुड़ा हुआ हो, अर्थात इसमें तारतम्यता बनी हुई हो। ऐसा न हो कि हमने एक ऐसा बिंदु उठाया फिर ऐसे बिंदु को अगला बिंदु हमारा ऐसा है कि उन दोनों के बीच कोई सामंजस्य ही नहीं है।
तो इससे ये लगेगा कि हमारा निबंध टूटा हुआ है। तो दोस्तों इसमें तारतम्यता बनी होनी चाहिए और हमारा निबंध कैसा होना चाहिए, विषय से केंद्रित होना चाहिए, इसमें भटकाव नहीं होना चाहिए। विषय बिंदुओं को हम चयन करते समय, विषय बिंदुओं को देखते समय दोस्तों हमें विषय के कथन का विश्लेषण करना होता है। जिन जिन बिंदुओं को हम उठाते हैं, जो जो बिंदु हमारे विषय को छू रहे होते हैं, उन बिंदुओं को दोस्तों हम विश्लेषित करते हैं और महत्वपूर्ण जो विचारी बिंदु होते हैं उनकी हम परख करते हैं कि क्या यह वास्तव में हमारे विषय को यह छू रहे हैं, हमारे विषय से रिलेटेड हैं। अगर नहीं है तो उस बिंदु को हम छोड़ देते हैं, अगर छू रहे हैं तो फिर हम उसकी परख करते हुए उन्हें हम आगे की तरफ उन्हें ध्यान रखते हुए अगले चरण में बढ़ते हैं। तो अगला चरण क्या है दोस्तों, अपने विचारों के क्रम को व्यवस्थित रखने, यानी विचारों के क्रम को क्या रखना है, व्यवस्थित रखना है दोस्तों। तो अगला चरण है विचारों का व्यवस्थित क्रम, अर्थात तीसरी शर्त लोक सेवा आयोग की है विचारों का व्यवस्थित क्रम। यानी विचारों का क्रम व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित है तो निबंध उबाऊ हो जाएगा, व्यक्ति पढ़ ही नहीं पाएगा, पढ़ेगा तो उलझन सी महसूस करेगा, अरे यार ये क्या लिख दिया गया है, अभी तो ये बात कर रहा था अभी दूसरी बात करने लगा, तो एक उलझन सी होने लगती है जो भी पढ़ता है। तो यही कारण है कि विचारों का व्यवस्थित क्रम का होना जरूरी है। तो इसके लिए दोस्तों इस टॉपिक में विषय केंद्रित जो हमने बिंदुओं की परख की है उन्हें हम ध्यान में रखते हुए हम उन्हें तुरंत कहीं लिख लेते हैं पेंसिल से। ध्यान दीजिएगा, कहीं पेंसिल से बिंदुवार उन्हें लिख लेते हैं और फिर सोचते हैं, विचारते हैं और उस प्रत्येक बिंदु का हम विश्लेषण करते हैं, विश्लेषित करते हैं। और ध्यान दीजिएगा ये सभी जो विचारी बिंदु हैं इनको हम क्रमबद्ध तरीके से सुनियोजित ढंग से इन्हें हम सजाते हैं और यही सबसे कठिन होता है दोस्तों निबंध लेखन में। और निबंध की जो संरचना होती है, निबंध की जो ढांचा का निर्माण होता है दोस्तों, इसी तीसरे बिंदु पर आकर निबंध की संरचना का निर्माण होता है। विचारों का व्यवस्थित क्रम आपका कैसा है, उसी क्रम में दोस्तों निबंध की संरचना बनती है, निबंध के ढांचे का विकास होता है। अगर व्यवस्थित क्रम में अगर आपके विचार अगर नहीं रख पा रहे हैं, नहीं सजा पा रहे हैं, निबंध का आपका जो ढांचा होगा वह गड़बड़ हो जाएगा, निबंध आपका संतुलित नहीं रह पाएगा। और सबसे अधिक प्रतियोगी परीक्षार्थियों को सबसे अधिक कठिनाई दोस्तों विचारों के व्यवस्थित क्रम में ही रहती है। यही कारण है कि जब हम विषय केंद्रित जब बिंदुओं की जब हम परख कर रहे होते हैं तो उन्हें अगले चरण में हमें किसी पेंसिल से साइड में उन्हें नोट कर लेना होता है, फिर उन पर हम विचार करते हैं, मनन करते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं और फिर देखते हैं कि हम इन्हें किस क्रम में सजाएं कि यह एक क्रम वाइज हमें दिखेगा। और इस तरह से दोस्तों यह तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे चुनौतीपूर्ण है। हम चौथे की बात करें कि चौथा बिंदु क्या है, तो संक्षिप्त रूप में लिखने, अर्थात जो चौथा बिंदु है वह है संक्षिप्त रूप में लिखने की, संक्षिप्त रूप में लिखने। यानी चौथे बिंदु में हम निबंध कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त रूप में लिखा होना चाहिए। आप इस संबंध में अगर हम कहें तो बिहारी के दोहों के संदर्भ में एक कथन कहा जाता है कि सत सया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो दोस्तों आपके शब्द कैसे होने चाहिए, शब्द आपके संक्षिप्त होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। देखन में छोटा कलेवर हो, कलेवर छोटा क्यों होगा, क्योंकि शब्द सीमा निर्धारित किया गया है कि इतने शब्दों में ही आपको लिखना है निबंध। तो आप उस छोटे से कलेवर में दोस्तों आपके निबंध की मारक क्षमता तीव्र होनी चाहिए कि जो भी उस निबंध को पढ़ रहा है वो चमत्कृत हो जाए, वाह क्या निबंध है। और यह तभी संभव है जब निबंध संक्षिप्त रूप में हो। तो यह संक्षिप्त क्यों होगा दोस्तों, हमें शब्दों का बार बार दोहराव करने से बचना होगा। कई बार होता है कि परीक्षार्थी जब शब्द नहीं मिलता है तो बार बार एक ही शब्द दोहराने लगते हैं। तो जब शब्द का दोहराव करेंगे तो शब्द बढ़ जाएंगे, जो कहना चाहते हैं उतना आप नहीं कह पाएंगे। तो बार बार शब्दों के दोहराव से हमें बचना होता है, हमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अभिव्यक्ति करनी होती है।
और कम से कम शब्द में अधिक से अधिक व्यक्त करेंगे, तभी निबंध का संक्षिप्त रूप हो सकता है। दोस्तों, यह तभी संभव है जब निबंध सारगर्भित हो। निबंध के शिल्प की जो बुनावट और कसावट हो, निबंध के शिल्प में बुनावट और कसावट हो। तो दोस्तों, निबंध के शिल्प में बुनावट और कसावट कैसी आएगी और निबंध सारगर्भित कैसे होगा? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, निबंध सारगर्भित तभी होगा जब विचारी बिंदुओं के साथ साथ, जो विचारी बिंदु है, विश्लेषण जिनका हम कर रहे हैं, उनके साथ साथ हम ज्ञान का उपयुक्त समावेश करें। दोस्तों, ज्ञान का उपयुक्त समावेश, ज्ञान का उपयुक्त समावेश करें। दोस्तों, यदि ज्ञान का हम उपयुक्त समावेश नहीं कर रहे हैं तो हमारे निबंध सारगर्भित नहीं होंगे, हम प्रमाणपूर्ण नहीं हो पाएंगे, तर्कयुक्त नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, ज्ञान क्या होना चाहिए? तो दोस्तों, हमें भाषा का ज्ञान और व्याकरण, भाषा एवं व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। अगर भाषा और व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो निबंध आप नहीं लिख पाएंगे, लिखेंगे तो भाषा और व्याकरण संबंधी त्रुटियां होंगी और इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो ज्ञान में भाषा एवं व्याकरण के ज्ञान के साथ साथ दोस्तों आंकड़े होने चाहिए। अगर आप कोई बात कह रहे हैं, अगर किसान आत्महत्या से जुड़ी हुई कोई मुद्दा है तो उससे संबंधित आंकड़े भी आपको दिखाने चाहिए, ग्राफ दिखाने चाहिए, चित्र दिखा देने चाहिए। भारत का नक्शा दिखाकर हम दिखा सकते हैं कि बुंदेलखंड विदर्भ में ये समस्या है, यही वह क्षेत्र है जहां सबसे अधिक किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो चित्र बना सकते हैं, यह प्रभावी होगा। और प्रभावी होने के साथ साथ दोस्तों क्या होगा? संक्षिप्त रूप में लिखने में हमारे लिए क्या होगा? उपयुक्त तो होगा। कई क्षेत्र को हम क्या करेंगे? एक चित्र में दिखा देंगे, ये विदर्भ है, बुंदेलखंड है। और ध्यान दीजिए, निबंध में या उत्तर लेखन में जब भी हम किसी बॉक्स में कोई बात लिखते हैं तो उसकी गणना शब्दों में नहीं की जाती है। जब शब्द की गणना की जाती है तो उसमें उसकी गणना नहीं की जाती है। यानी आपके चित्र में आप जो दिखा रहे हैं वह आपके शब्दों में शामिल नहीं होंगे, वह नहीं गिने जाते हैं। तो इससे क्या हुआ? आपको अतिरिक्त शब्द मिल गया, अपनी बात भी कह बैठे और उस शब्द की गणना भी नहीं हुई। तो इस तरह से दोस्तों किसी अगर कोई रिपोर्ट आया है तो उसे बॉक्स में करके दिखा सकते हैं या फिर निबंध में पैरावाइज ही आप लिख सकते हैं। और इस तरह से निबंध क्या होगा? आपका ज्ञान की वजह से आपका निबंध जो होगा वो साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित होगा। आपके तर्क क्या होंगे? प्रमाणित हो जाएंगे। और इस तरह से दोस्तों विश्लेषित बिंदु के, विचारी बिंदु के साथ साथ ज्ञान का उपयुक्त समावेश हो। ज्ञान का उपयुक्त समावेश, इसका अर्थ ये हुआ कि इतना ज्ञान मत उसके अंदर डाल दीजिए कि वो बोझिल हो जाए, निबंध उबाऊ हो जाए। अरे यार ये क्या लिख बैठा है। निबंध निबंध न होकर के आर्टिकल हो जाए, वो ऐसे न होकर आर्टिकल या आलेख लगने लगे। तो निबंध में उपयुक्त ज्ञान का समावेश करना है, जिसकी जरूरत है उसी का, एक्स्ट्रा नहीं। अगर एक्स्ट्रा होगा तो निबंध बोझिल और उबाऊ हो जाएगा, निबंध के बजाय वो आलेख हो जाएगा। तो इससे भी हमें बचना है। और अंत तक दोस्तों हमें इसका ध्यान रखना है कि जो हम तथ्य आंकड़े जो प्रस्तुत कर रहे हैं ये आद्यतन और प्रमाणिक हो, यानी वो करंट से मैच करते हुए हो। अगली बात करें अगले बिंदु की कि आयोग हमसे क्या चाहता है। तो अगला बिंदु देख रहे हैं कि प्रभावी तथा सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जाएगा। यानी अगला पांचवा जो बिंदु है दोस्तों वह प्रभावी तथा सही अभिव्यक्ति है। दोस्तों यदि ये 5 बिंदु शामिल हैं तो हमारा निबंध उच्च कोटि का होगा ही होगा। अब तो आप भी समझ ही गए होंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि निबंध को प्रभावी कैसे बनाएं। तो दोस्तों निबंध को प्रभावी बनाने के कई तरीके हैं। निबंध प्रभावी तभी होगा जब निबंध लालित्यपूर्ण हो, यानी निबंध का सौंदर्य उसमें हो, आंकड़ों से बोझिल न हो, धारा प्रवाह हो। हम पढ़े तो सीक्वेंस में पढ़ते चले जाएं, वो टूटा हुआ प्रतीत नहीं होना चाहिए, तब प्रभावी होगा। वाह चमत्कृत हो जाएगा व्यक्ति, जीवंत तो हो, पढ़ते हुए हमें लगे अरे यार, यानी हमारे अंदर की ऊर्जा क्या हो, उद्वेलित होने लगे, अंदर की ऊर्जा जाग उठे, जीवंत तो हो। निबंध ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाला खुद को एनर्जेटिक महसूस करे।
और रुचिकर हो। आप तब पढ़ेंगे जब आप रुचि के अनुकूल हो। तो दोस्तों निबंध प्रभावी तभी होता है जब लालित्यपूर्ण हो, धारा प्रवाह तरीके से लिखा गया हो, निबंध में जीवंतता हो और रुचिकर हो। अगर ये सब चीज नहीं है तो फिर वह निबंध बोझिल हो जाएगा, वो निबंध तो रह ही नहीं जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों के लिए कि निबंध हमारा लालित्यपूर्ण हो, धारा प्रवाह हो, जीवंत हो, रुचिकर हो, इसके लिए हम कुछ प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हम उसकी चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम जो महत्वपूर्ण अंश होते हैं उनका प्रयोग, जो विषय से संबंधित, ध्यान दीजिए विषय से हमें भटकना नहीं है, विषय के केंद्रित होकर चलना है। तो विषय से संबंधित महत्वपूर्ण अंशों को हम उसमें डालते हैं। महत्वपूर्ण अंश ये हुए कि अगर कोई उद्धरण है, कहीं किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का कथन है, कहीं कोई उक्ति है, कहीं कोई दोस्तों लोकोक्ति है, मुहावरा है जो हमारे केंद्रित विषय से संबंधित है, तो उसे हम डाल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों लोकोक्ति, मुहावरे का प्रयोग, कवितांशों का प्रयोग, कविताओं के अंश को डाल सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के या प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथन को डाल सकते हैं, किन्हीं संस्कृत के या फिर कोई सूक्तियां हो तो उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके द्वारा भी हमारा निबंध क्या बनता है, प्रभावी बनता है। आगे हम और तरीका अपना सकते हैं कि निबंध को हम वर्तमान समय में जो है वर्तमान परिवेश से जोड़ दें। जानते हैं दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति होता है अपने वर्तमान को जानने की जिज्ञासा सबसे अधिक होती है, उससे अधिक सबसे अधिक भविष्य को जानने की जिज्ञासा रहती है, फिर वर्तमान को जानने की जिज्ञासा रहती है। अतीत को जानने की जिज्ञासा किसी में नहीं होती है क्योंकि वो बीत चुका है, लोग देख चुके हैं। तो दोस्तों आप किसी पंडित या ज्योतिषी के पास जाते हैं, हाथ दिखाते हैं, बताइए हमारे हाथ में क्या लिखा है, हम क्या करेंगे, क्या बनेंगे। आप भविष्य जानना चाहते हैं, वर्तमान जानना चाहते हैं कि वर्तमान हमारा कैसे सुधर जाए। तो दोस्तों ठीक निबंध के संदर्भ में यही है। अगर ये आप अपने निबंध के विषय को उससे संबंधित किसी घटना से जोड़ रहे हैं, किसी परिवेश से जोड़ रहे हैं, किसी परिस्थिति से जोड़ रहे हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई तत्कालिक निर्णय आया है उससे संबंधित उसका उल्लेख कर रहे हैं, कोई उससे संबंधित सरकारी नीतियों का आयोजन किया गया हो या घोषणा की गई हो, उसका आप उल्लेख कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों आपका निबंध प्रभावी हो जाएगा इनके द्वारा। यानी वर्तमान परिस्थितियों से जोड़कर भी आपके निबंध को प्रभावी बनाया जा सकता है। आगे बात करें तो प्रभावी निबंध तभी होगा इसकी भाषा। तो भाषा जो हो दुरूह नहीं होनी चाहिए, भाषा आपकी कठिन नहीं होनी चाहिए। मानिए आपने बहुत सुंदर भाषा का प्रयोग किया है और व्याकरणिक रूप से दोस्तों वो देखें डिक्शनरी युक्त भाषा है, पढ़ तो रहे हैं, अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, कठिन भाषा का प्रयोग किया गया है, तो दोस्तों निबंध प्रभावी नहीं होगा। इसलिए बोलचाल व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करें, सहज और सरल और स्वाभाविक भाषा का प्रयोग करें, जो पढ़ते हुए सीधे समझने की जरूरत न पड़े, हृदय में उतरता चला जाए। अगर ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है तो दोस्तों निबंध क्या होगा, प्रभावी होगा। अब हम बात करते हैं कि सही अभिव्यक्ति हम किसे कहेंगे, कि निबंध में सही अभिव्यक्ति हुई है कि नहीं हुई है। तो दोस्तों इसके संबंध में मैं आपको बात बताऊं तो अतिवादी और संकीर्ण विचारों से आपको बचना है। अतिवादी और सही अभिव्यक्ति आपकी कब कही जाएगी, जब आपके विचार, आपकी भाषा अतिवादी न हो, संकीर्ण न हो, तब आपकी अभिव्यक्ति सही कही जाएगी। दोस्तों आपकी अभिव्यक्ति तब सही कही जाएगी जब अभिव्यक्ति आपकी तर्कशील हो, आपकी अभिव्यक्ति में समग्र दृष्टिकोण का परिचय हो रहा हो, तब वह अभिव्यक्ति सही अभिव्यक्ति कही जाएगी। आपकी भाषा में कोई कमी न हो, तब वह अभिव्यक्ति सही अभिव्यक्ति कही जाएगी। और दोस्तों इसके संदर्भ में सही अभिव्यक्ति की बात करें तो हम कह सकते हैं अतिका भला न बोलना, अतिका भला न चुप, अतिका भला न बरसना, अतिका भला न धूप। यानी निबंध में सही अभिव्यक्ति तभी होगी जब आप अधिक बोल न रहे हो, अत्यधिक चुप न हो, जहां बोलना है वहां चुप मत रहिए, जहां नहीं बोलना है वहां बोलिए मत। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपकी अभिव्यक्ति सही नहीं है। जैसे अधिक बरसात हो जाता है तब भी किचपिच हो जाता है, अत्यधिक धूप हो जाती है तब भी आप घर के अंदर घुस जाते हैं, अरे यार पसीने से लथपथ हो गए। तो दोनों चीज अतिवादी और संकीर्ण विचारों से बचना है आपको, और तब आपकी जो अभिव्यक्ति होगी वह सही अभिव्यक्ति कहलाएगी। और निबंध के अंत तक दोस्तों मैं पुनः आपसे कह दूं, आपको तर्कशील और समग्र दृष्टिकोण का परिचय देना है। तर्कशील निबंध के अंत तक आपको बने रहना है।
और इस तरह से दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि अगर निबंध विषय चयन, विषय के केंद्रित होकर विचारों के व्यवस्थित क्रम में संक्षिप्त रूप में लिखा गया हो और निबंध प्रभावी हो तथा उसकी अभिव्यक्ति जो हो वो सही और सटीक हो, तो दोस्तों आपको अच्छा अंक पाने से कोई नहीं रोक सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और आप बेहतर करेंगे, उत्तम करेंगे दोस्तों, आपका परफॉर्मेंस उम्दा होगा और यह परफॉर्मेंस दोस्तों आपकी रैंकिंग के सुधार और आपके चयन के लिए महत्वपूर्ण होगा। आगे दोस्तों मैं बात करूं तो अगली जो क्लास होगी वह आपकी निबंध के ढांचे पर आधारित होगी कि निबंध का ढांचा कैसा होना चाहिए। ये तो निबंध के बिंदु हो गए कि निबंध में हम किन बिंदुओं पर बात करें, हम क्या करें कि निबंध से हम भटके नहीं, लेकिन निबंध का ढांचा क्या होना चाहिए इसके संबंध में दोस्तों हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि निबंध का कलेवर या निबंध की ढांचा कैसा होना चाहिए। और यह क्लास देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, थैंक यू।